जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए, हम आलोचना विधा के तहत जो क्लासेस लेकर चल रहे हैं उस क्रम में आज हम बात करने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जी छायावाद के समीक्षकों में अगर देखें तो अग्रणी भूमिका इनका है और ये आलोचना एवं निबंध के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर इनका नाम जो है शुक्लोत्तर युग की समीक्षा के तहत लिया जाता है आत्म अभिव्यंजना प्रधान समीक्षकों के रूप में। इनकी जीवन रचनाएं और आलोचनात्मक दृष्टि जो है उनका हम विश्लेषण करेंगे और इनको एक प्रमुख उपाधि के तौर पे कि मतलब इनका जो आलोचक का रूप है, जैसे हम मार्क्सवादी आलोचक, ऐतिहासिक आलोचक, यथार्थवादी या अलग अलग आलोचक की दृष्टि देखते हैं, तो उसी क्रम में अगर देखें ना तो शांति प्रिय द्विवेदी के साथ लगा हुआ है प्रभाववादी आलोचक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये प्रभाववादी आलोचकों में माने जाते हैं। अब इनका अगर देखें तो जो एक समालोचक के तौर पे इनका जीवन काल रहा है, 1906 से इनकी यात्रा 1967 तक ये चलता है। इनकी जो आलोचना की शैली है वो आत्म अभिव्यंजना प्रधान और प्रभाववादी शैली है। जैसे आपने सौष्ठववादी शैली देखा, किसी का ऐतिहासिक, किसी का मार्क्सवादी, ऐसे ही इनके जो आलोचना की शैली है उसमें आत्मव्यंजना प्रधान तौर पे प्रभाववाद है। मुख्य तौर पे जैसे नंदुलाल वाजपेयी जी को हमने देखा था कि उन्होंने बहुत अच्छे से छायावाद का समर्थन किया, या नामवर जी ने छायावाद लिखकर समर्थन किया। उसी तरीके से शांति प्रिय द्विवेदी जी भी छायावाद के अग्रणी समीक्षकों में एक ललित गद्यकार के तौर पे आते हैं और इनकी जो केंद्रीय चेतना है गांधी और रविंद्र, इनकी मानवतावादी दृष्टि से प्रभावित भी है। कुल मिला के शांति प्रिय द्विवेदी जो है उनका गद्य छायावादी गद्य का जो स्वरूप है उसी को प्रस्तुत करता है। तो इस क्रम में आप देखिए कि छायावाद के समर्थन में आप देखते हैं कि नंदुलाल वाजपेयी जी भी आ गए, नामवर जी भी आ गए और प्रभाववादी समीक्षक के तौर पे शांति प्रिय द्विवेदी जी भी आ गए। तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है कि शांति प्रिय द्विवेदी का गद्य जो है वो छायावादी गद्य का स्वरूप प्रस्तुत करता है और उनकी आलोचना को प्रभाववादी आलोचना के उदाहरण के तौर पे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इनकी जो जीवन यात्रा रही है, एक तरीके से कहें कि साहित्य की यात्रा, जीवन यात्रा, तो जो यात्रा इनका शुरू होता है 1925 ईस्वी में क्षमा याचना प्रभा पत्रिका का नाम आपने सुना होगा। जैसे विशाल भारत, मर्यादा, ऐसी ही सब पत्रिकाएं निकलती थी, उसी भी क्षमा याचना। तो जो प्रभा पत्रिका है तो इसमें इनके प्रथम गद्य काव्यात्मक कृति के तौर पे अगर देखें तो पहला जो गद्य इसमें निकला इनका, तो गद्य काव्यात्मक कृति जिसको कहते हैं निराला के अनुकरण पर मुक्त छंद में जो क्षमा याचना है वो 1925 में। इसके बाद जो है 1928 यानी 3 साल बाद आप देखें तो जीवन यात्रा संस्मरण करके है, हमारे साहित्य निर्माता करके 1932 में, ये इनकी पहली आलोचनात्मक कृति है। पहली आलोचनात्मक कृति हमारे साहित्य निर्माता में इन्होंने हिंदी कवियों का मूल्यांकन किया है। तो हिंदी कवियों का मूल्यांकन 1932 हमारे साहित्य निर्माता में, और 1938 जो साहित्यिकी है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1938 में इनकी साहित्यिकी जो है ये बहुचर्चित आलोचनात्मक कृति है। और परिव्राजक की प्रजा, ये आत्मकथा कई बार पूछा गया है कि ये किसकी है, तो परिव्राजक की प्रजा करके जो है नंदुलाल क्या नाम है, इनको हम शांति प्रिय द्विवेदी को पढ़ रहे हैं, उनका 1952। तो देखिए ये यात्रा 1925 से लेकर 52 तक क्षमा याचना प्रभा पत्रिका पहला गद्य कृति, जीवन यात्रा 1928 संस्मरण है शांति प्रिय जी का, हमारे साहित्य निर्माता पहली इनकी आलोचनात्मक कृति है जिसमें कवियों का मूल्यांकन किया गया है। साहित्य की इनकी बहुचर्चित आलोचनात्मक कृति 1938 में, 1952 में परिव्राजक की प्रजा करके है। और भी चीजें देखिए तो इनका जो रचना है उन रचनाओं में यदि देखें तो नीरव 1929, हिमानी 1934, तो नीरव 1929, हिमानी 1934, कवि और काव्य करके 1934, संचारणी 1939, युग और साहित्य करके 1941, समायकी 44, और इनके अलावा पच्चिन्ह 1946, ज्योति विहिक 51, दिगंबर 1954, संकल्प 1955, आधान करके है 57, चारिका 58, वृत्त और विकास 59, और इसी तरह संवेद 60।
इसमें देखिए कुछ रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे कवि और काव्य पूछे जाते हैं किसका है, तो कवि और काव्य अगर देखें तो 1934 में कवि और काव्य, ये यहाँ पे देखिए कवि और काव्य जो है 1934 में इनका है। संचारणी कई बार पूछा जाता है कि संचारणी किसका है, संचारणी की बात करें तो संचारणी है 1939, ये इंपॉर्टेंट रचना है संचारणी भी। संचारणी के अलावा युग और साहित्य, ऐसे ही संचारणी के साथ ही है समायिकी, तो जैसे संचारणी ऐसे समायिकी 1944, इसको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा जो है आधान बहुत इंपॉर्टेंट है, आधान इनका 1957 में आधान है, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन में आते रहते, तो आपको खुद आइडिया होगा। कवि और काव्य है, संचारणी 39, समायिकी हो गया, ज्योति विहग भी है, आधान करके है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखें, अब इनका जो आलोचना और समीक्षा जो है किस किस में है, तो देखिए आलोचना और समीक्षा की बात करें तो आलोचना और समीक्षा जो है हमारे साहित्य निर्माता, साहित्यिकी, संचारणी, समायिकी, ये तीनों बहुत प्रसिद्ध भी है, साहित्यिकी, संचारणी, समायिकी, तो इनकी आलोचना और समीक्षा जो है शांतिप्रिय द्विवेदी जी की इसी में है। बाकी इन्होंने ज्योति विहग जो लिखा है वो छायावादी कवि पंत जो है उनका व्यक्ति परक मूल्यांकन किया है ज्योति विहग में, तो ज्योति विहग भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, लेकिन विशेष तौर पे ज्योति विहग को ध्यान रखना पंत के लिए, क्योंकि पंत का ये व्यक्ति परक मूल्यांकन दृष्टिकोण देता है। और बाकी इन्होंने आधुनिक साहित्य के इतिहास का लेखन और छायावादी काव्य की आत्मीय व्याख्या भी की है, तो हमारे साहित्य निर्माता, साहित्यिकी, संचारणी, समायिकी, ज्योति विहग। और ये दूसरी चीज, परिव्राजक की प्रजा कई बार एग्जाम में पूछा गया, शांतिप्रिय द्विवेदी जी का, आपको ये ध्यान रखना है आत्मकथा, और जीवन यात्रा करके इनका 1928 में संस्मरण रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। दूसरी चीज की प्रभाववादी आलोचक के तौर पे रहे हैं, तो अगर प्रभाववादी आलोचक के तौर पे हमारे बीच रहे हैं तो इन्होंने जो है जो दृष्टिकोण प्रभाववादी आलोचना में अपनाया, तो एक तो इनका दृष्टिकोण जो रहा है वो सांस्कृतिक और सौंदर्यवादी दृष्टि से मूल्यांकन किया, यानी साहित्य का मूल्यांकन भी करना है तो उसका आधार क्या था, सांस्कृतिक और सौंदर्यवादी दृष्टि। और जो आलोचना इन्होंने किया या व्याख्यात्मक आलोचना का प्रस्थान जिस दिशा की तरफ किए वो प्रभाववादी आलोचना से करते हैं। आलोचना में केंद्र क्या रखते हैं, केंद्र में अनुभूति हो या सौंदर्य हो, तो अनुभूति को महत्व देते हैं कि ना कि रस की आर्द्रता को। कोई भी अगर आप रचना पढ़ रहे हैं तो उससे अनुभूति, क्या आप खुद महसूस कर रहे हैं, उससे कितना जुड़ाव पाठक गर्व कर रहे हैं, उसकी सौंदर्यवादी दृष्टि वो लेके चलते हैं। रस की आर्द्रता पर ये व्यंग करते हैं क्योंकि उसके समर्थन में ही नहीं रहते, तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी की रस आर्द्रता की उक्ति पर द्विवेदी का चोटीला व्यंग है कि गीली मिट्टी से मकान नहीं बन सकता। तो देखिए इनकी, क्योंकि ये फेवर में नहीं है रस की आर्द्रता के, तो इनकी उक्ति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि गीली मिट्टी से तो मकान नहीं बन सकता है ना। दूसरी चीज, रामचंद्र शुक्ल वर्सेस शांतिप्रिय द्विवेदी जी को देखें तो प्रभाववादी आलोचना पर इन लोगों के विचार क्या है। जैसे शांतिप्रिय द्विवेदी जी, आप देखिए शुक्ल जी तो छायावाद के समर्थन में थे नहीं, तो जो शांतिप्रिय द्विवेदी है वो कहते हैं कि इसे छायावाद की केंद्रीय चेतना मानते हैं। प्रभाववादी आलोचना को, छायावाद को समझना है, उसकी आलोचना करनी, तो प्रभाववादी आलोचना केंद्र, यानी हिंदी में एक विशिष्ट गद्य शैली के रूप में ये है। शुक्ल जी कहते हैं कि ये तो कोई ठीक ठिकाने की वस्तु है, न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में, ये बंगाल से आया बस फैशन मात्र है और कुछ नहीं है। लेकिन वही चीज शांतिप्रिय द्विवेदी जी छायावाद को कहते हैं कि जिसको आप फैशन समझ रहे हो वो राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ है। और इसके पहले भी आपने देखा नंदुलाल वाजपेयी, नामो जी ने, सब लोगों ने राष्ट्रीय चेतना से जोड़कर देखा है, छायावाद के महत्व को स्थापित किया है, उन मूल्यों को स्थापित करते हुए शांतिप्रिय द्विवेदी भी कहते हैं कि जिसको आप ऐवी कह रहे हो वो राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ है। और अगर आप इसे केवल कह रहे हो कि बांग्ला प्रभाव कहकर खारिज कर देना, तो मेरी समझ से बाहर, क्योंकि आपने सिद्धनाथ को भी बाहर कर दिया, जिसको मन करता है बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से शुक्ल वर्सेस शांतिप्रिय द्विवेदी का प्रभाववादी आलोचना छायावाद के उद्गम को लेकर ये भिड़ंत है। दूसरी चीज है कि दोनों की जो विषय सामाजिक व्यवस्था को लेकर है वो एक सी है। जैसे
छायावादी युग है तो छायावादी युग वर्तमान तौर पे देखें तो पूंजीवादी सामाजिक वातावरण वर्तमान साम्राज्यवाद लेके चल रहा है। और ब्रजभाषा युग भी एक तरीके से सामंतवादी सामाजिक वातावरण को लेके चल रहा था, तो वहां पे अतीत का साम्राज्यवाद था, तो उसमें कोई चीज अलग है नहीं। यहाँ पे छायावाद को कहते हैं कि जो छायावाद का यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चला। तो ये द्विवेदी युग से आगे बढ़ के गांधी तक पहुंच गया। छायावाद युग जो है, जो कभी इसमें कह रहे हैं कि स्वानुभूत सुख दुख को आत्मविस्मृत नहीं करना चाहते, यानी जो खुद से अनुभव में लिए हों, जो अनुभूति महसूस किए हों और उसको भूलना नहीं चाहते, अपनी आत्मा के अंतः स्तर से नहीं उसको निकालना चाहते हैं, वे प्रगतिवाद में चले गए। जो कभी स्वानुभूत सुख दुख को आत्मविस्मृत नहीं करना चाहते थे, वो कहाँ चले गए? प्रगतिवाद में। समय का सहचर नहीं बन सका, क्रियात्मक सर्ववाद नहीं बन सका, रविंद्र युग के वैभव के भाव युग में स्थिर रहा, यानी छायावाद के कारण कह रहे हैं कि कविता, कहानी, उपन्यास, हृदय, नाटक और निबंध सभी को हृदय का अंतः सूत्र प्राप्त हुआ, नहीं तो सब उथलापन रहता। तो छायावाद का विकास क्या, छायावाद की यात्रा क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं हम। बाकी गांधीवाद, एक ही परिवार की प्रजाएं कैसे हैं, इसमें शिल्प भेद है, मनोभेद तो नहीं है, यानी शिल्प का अंतर हो सकता है लेखन में, प्रेमचंद है, मैथिली शरण है, गुप्त है, जैनेन्द्र है, लेकिन मन का भेद नहीं है। तो इस मन के भेद में तो एक चीज कॉमन हो गई कि परिवार, एक ही परिवार की प्रजा है। छायावाद में अगर बात करें कि जो प्रसाद है पंत निराला महादेवी वर्मा का लेखन है, या गांधीवाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आके आप देखेंगे जो साहित्यकार है प्रेमचंद, मैथिली शरण, गुप्त, जैनेन्द्र, तो कुछ चीजों पे जो आके वो शिल्प में अंतर हो सकता है, लेखन में उनके अंतर हो सकता है, लेकिन मन के भेद में अंतर नहीं है, भावभूमि एक ही है। दूसरी चीज है कि राष्ट्र निर्माताओं पे दृष्टि डाले तो यशपाल पे आपने देखा था पिछली टिप्पणी में कि यशपाल को सीख दी गई थी कि आपको किसको पढ़ना चाहिए किसी का मूल्यांकन करने से पहले। तो प्रगतिवादी मूल्यांकन के तौर पे यशपाल सरी के लेखों पर यशपाल के उपन्यास देशद्रोही, अमिता और दिव्या पर एक गंभीर विश्लेषण करते हैं, और नेहरू पर कि ये राष्ट्र के निर्माता हैं। तो जवाहरलाल एक मध्य बिंदु करके सामायिकी में लिखते हैं नेहरू जी के विचार और व्यक्तित्व एवं नेहरू जी के काव्य की अनुभूतियां, वृत्त और विकास में। मधुरेश जी देखिए लगभग सभी लोगों पे कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो मधुरेश के अनुसार इनके आलोचना कर्म में जो है राष्ट्रीय दृष्टि जो है एक वाद वृंद के सामूहिक संगीत की तरह बजती सुनाई देती है। थोड़ा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मधुरेश ने कहा है कि इनके आलोचना, शांति प्रिय द्विवेदी के आलोचना कर्म में राष्ट्रीय जो दृष्टि है वो एक जो बाजा या वाद्य यंत्र होता है उसके वृंद के सामूहिक संगीत की तरह बजती सुनाई देती है। तो ये साहित्य कहाँ से कैसे आता है? छायावाद और प्रगतिवाद का जो सौंदर्यवादी व सांस्कृतिक मूल्यांकन किया जाता है, साहित्य राष्ट्र के स्तर पे स्वाधीन भारत में नव निर्माण की समस्या हो, स्वाधीनता और समाजवाद से जुड़ता है, और विश्व में यही चीज विश्व शांति या पंचशील या हम गुटनिरपेक्ष पढ़ते हैं या सहअस्तित्व उस स्तर तक जाता है। तो हम छायावाद या प्रगतिवाद का अगर प्रभाववादी आलोचना कर रहे हैं तो वो विश्व स्तर तक, वसुधैव कुटुंब तक वो चीजें जाती है, सहअस्तित्व की अनगुंज वो भावना। तो इस तरीके से जो है ये हमने शांति प्रिय द्विवेदी जी को पढ़ा और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी लगभग कर लिया। हिंदी आवर प्राइड करके ऐप है मेरा, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ और पूरी क्लासेज और मूल किताबों की जो रचनाओं का क्लास है वो 1000 में एक बैच है, वहाँ से आप करके इसको सिस्टमेटिक पढ़ सकते हैं। आगामी जो भी क्लासेज होंगी इसी तरीके से होंगी, पीडीएफ भी उसी में रहेगा, और शुक्ल जी के एमसीक्यू भी वहाँ पे कराए जा रहे हैं। बाकी शुक्ल जी की किताबें हुई हैं और 3-4 राइटर के और भी किताबें। बाकी यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 9 और 10 वहाँ पे ऐप में कराया गया है। धन्यवाद।